बिहार की राजनीति कोई रणभूमि नहीं है बल्कि एक रंगमंच है, जहां हर नेता अपने अपने किरदार में अवतार लेकर उतरता है। चुनाव आते ही मंच सज जाता है, पर्दा उठ जाता है और ड्रामा शुरू हो जाता है। इस बार राजनीतिक रंगमंच पर चल रहे ड्रामे की थीम है इश्क इन पॉलिटिक्स, जिसका आगाज तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार के इजहार से किया। लेकिन पहले ही सीन के बाद रंगमंच पर बिहार का हर नेता अपना अपना किरदार अदा करने लगा, जिसमें लालू फैमिली से लेकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी ने निकालकर खुद को और तेजस्वी को सेफ कर लिया है, या फिर यह फैसला तेज प्रताप की सेहत के लिए भी फायदेमंद है? ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, कितनों के बादशाह खिल गए, कितनों के चेहरे उतर गए। सार्वजनिक जीवन में अगर आप निजी जिंदगी में अनैतिक हैं तो राजनीति में भी आप नैतिक नहीं हो सकते। ये उसी का परिणाम है। आज वह केवल इसलिए निकालने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि अभी डाइवोर्स केस कंप्लीट नहीं हुआ है और यह अच्छे से जान रहे हैं कि ऐश्वर्या के केस में अब लालू जी और राबड़ी जी दोनों को जेल जाना पड़ेगा। यानी बीजेपी सांसद लालू राबड़ी के जेल जाने का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकालकर लालू ने खुद को सेफ कर लिया है? क्या तेज प्रताप के निष्कासन के बाद चुनाव में इसका फर्क नहीं पड़ेगा? क्या लालू का ये फैसला तेज प्रताप के लिए फायदेमंद है? यही के कारण तो है आज ये घर परिवार से पार्टी से निकाला गया, जो मेरी जान बच जाए। कहाँ से जान बचने वाली है? जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दो थ्योरी सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के ऐलान से आरजेडी बड़ी मुसीबत से बच गई, क्योंकि चुनाव के वक्त ये तस्वीरें आती तो तगड़ा सियासी नुकसान संभव था। दूसरी तरफ इश्क के इजहार से तेज प्रताप की जिंदगी की उलझने भी खत्म हो गई, क्योंकि किसी रिश्ते को छिप छिप कर जीना बेहद मुश्किल होता है। अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या तेज प्रताप के जाने से आरजेडी पर कोई फर्क पड़ेगा? वैसे भी तेज प्रताप पहले भी पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव नहीं थे। ऐसे में लगता तो नहीं आरजेडी की सेहत पर कोई खास फर्क पड़ेगा। सियासी रंगमंच पर अब एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है और ये किरदार है ऐश्वर्या, यानी तेज प्रताप की पूर्व पत्नी, जिन्होंने लालू फैमिली से इतने सवाल पूछ लिए हैं कि शायद कोई जवाब ही ना दे पाए। अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? ऐश्वर्या के सवालों का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने लालू फैमिली से पूछ लिया, बताइए जब मुझे मारा पीटा गया तब आपका सामाजिक न्याय कहाँ था? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या का आरोप है कि ये सारी साजिश चुनाव के लिए चल रही है। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या का दावा तो यहाँ तक है कि चुनाव के बाद तेज प्रताप को फिर बुला लिया जाएगा। ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनकी उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। एक तरफ तेज प्रताप की पहली पत्नी लालू फैमिली पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सामने आए हैं, जिससे कई और सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप की लाइफ में ऐश्वर्या के बाद अनुष्का ही है या कोई और लड़की भी? वायरल चैट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव मालदीव में अनुष्का यादव के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ गए थे। चैट में अनुष्का यादव लिखती है, तेज प्रताप और निशु सिन्हा मालदीव जा रहे हैं। अनुष्का के साथ चैट कर रहे शख्स ने पूछा कि तेज प्रताप का निशु सिन्हा के साथ क्या रिश्ता है। इस पर अनुष्का लिखती है, हस्बैंड वाइफ। सामने वाले ने लिखा, कितनी शादी की है भाई। इस पर अनुष्का लिखती है, पहली ऐश्वर्या राय, दूसरी अनुष्का यादव और तीसरी निशु सिन्हा। अनुष्का की ओर से ये भी लिखा कि तेजस्वी यादव ने मालदीव भेजा है बेबी प्लानिंग के लिए। वायरल चैट से तो लगता है कि तेजस्वी यादव ने ही तेज प्रताप और अनुष्का का मालदीव टूर प्लान और स्पॉन्सर किया। इसका मतलब शादी भी हो चुकी है और बच्चे की प्लानिंग हो रही है। वायरल हो रहे चैट से ये पता नहीं चला है कि अनुष्का यादव किससे बात कर रही हैं। हालांकि जी न्यूज सोशल मीडिया पर इस वायरल हो रहे चैट की पुष्टि नहीं करता है।
ऐसा लगता है कि तेज प्रताप की राजनीति और इश्क के बीच अब मामा यानी साधु यादव कुंडली दोष बनकर बैठ गए हैं और उन बातों को दुनिया के सामने ला रहे हैं जो लालू परिवार की मुसीबतें और बढ़ा सकती हैं। यानी तेज यादव की कुंडली में मामा दोष दिख रहा है, जिससे लालू और राबड़ी कैसे निपटेंगी और क्या ये फैक्टर चुनाव में आरजेडी को डेंट करेगा। लड़की को रख लेता खोगावल के कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। तेज प्रताप ने प्यार का इजहार कर पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया, लेकिन जब मामा ने भांजे की कुंडली खोली तो सियासी महाभारत ही छिड़ गई। एक मुसल्लपुरहाट जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसर का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। इतिहास में मामाओं का रोल हमेशा नेगेटिव ही रहा है। वो अलग बात है कि तेजू भैया के मामा सिर्फ भांजे का काला सच सामने रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो जरूर खड़ा हो गया कि तेज की कुंडली में कहीं मामा दोष तो नहीं। वैसे तो प्यार, मोहब्बत, शादी और तलाक जैसे मामले बेहद पर्सनल होते हैं और किसी को भी कमेंट नहीं इस पे करना चाहिए, लेकिन आप जब सार्वजनिक जीवन जीते हैं, खासकर सियासी जीवन, भला तब पब्लिक की राय को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और पब्लिक की राय क्या कहती है? क्या जनता को तेज प्रताप और उनके प्यार के प्रति सिंपैथी है या लालू के साथ? आप भी सुनिए। लालू यादव अभी जो कदम उठाए अपने बेटा के प्रति, वो एकदम सही कदम उठाए। पार्टी के हिसाब से अगर देखिएगा तो लालू प्रसाद ने जो फैसला लिया है वो पार्टी हित में फैसला लिया है, अब ये फैसला लेना चाहिए। लालू यादव एक मंजे हुए नेता है, उसको इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो चरित्र के साथ दोहरा चरित्र वाले लोग जो होते हैं वैसा राजनीति में नहीं रहना चाहिए। हालांकि लालू के फैसले से इत्तेफाक रखे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी मिले जो इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। इसको हमारे समझ से राजनीतिक ड्रामा ही कहा जाए, राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा ही कर रहे हैं परिवार के साथ। लालू प्रसाद यादव का जो परिवार का जो पृष्ठभूमि रहा है, महिलाओं को अपमानित करना, महिलाओं का शोषण करना, यानी तेजू भैया के प्यार पब्लिक को परपंच नजर आ रहा है। लालू के फैसले से लोग भले ही सहमत हों, लेकिन तेज प्रताप के इजहारे इश्क के साथ एक भी आदमी नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवादियों को चेताया है। इस बार पीएम ने गुजरात की धरती से हुंकार भरी और आतंकवाद के सरपरस्तों को चेतावनी दी कि हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दाहोद से दहाड़ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे थे और इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाई। 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश की भावनाओं से जोड़कर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी फौज को याद दिलाया कि भारत के शूरवीरों ने उससे कैसे धूल चटाई थी। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के दुश्मनों को ये बता दिया है कि अगर कोई भी हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाएगा। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और बता दिया कि भारत का टारगेट सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। हमने तो पहले ही कहा था, हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी।
हरियाणा की हिसार कोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इसी बीच ज्योति का एक और नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पाकिस्तान में वीडियो शूट कराती नजर आ रही हैं। खास बात यह है इस वीडियो की कि जिस वक्त ज्योति मल्होत्रा पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट कर रही थी, उस समय ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की तरफ से कड़ी सुरक्षा दी जा रही थी। और वीडियो में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लाहौर के अनारकली बाजार में 6 से 7 हथियारबंद लोगों के साथ घूमती नजर आ रही है, जिनके हाथों में AK-47 राइफलें हैं और वे किसी VIP सुरक्षा दस्ते की तरह ज्योति की हिफाजत करते दिख रहे हैं। वीडियो में जासूसी की आरोपी ज्योति पाकिस्तान की एक पब्लिक लोकेशन पर नजर आ रही है और स्कॉटिश यूट्यूबर के साथ वीडियो शूट कर रही है। इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी ज्योति को VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जहां जहां वीडियो शूट करने गई, वहीं उसके साथ सादे कपड़ों में AK-47 के साथ ये सभी गार्ड्स ज्योति को VIP जैसी सुरक्षा देते हुए नजर आए। भारत से गद्दारी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान में एक तरह का ट्रीटमेंट मिलने के बाद उसके पाकिस्तानी कनेक्शन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत से गद्दारी और पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी हरियाणा की ट्रैवलर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के दौरान हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा मोबाइल और लैपटॉप की जांच के दौरान पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां भी लगी। हिसार पुलिस ने ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उसके लैपटॉप से 12 TB का डिजिटल फोरेंसिक डाटा रिकवर किया है, जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डिजिटल फोरेंसिक जांच में पता चला है कि ज्योति 4 PIO के संपर्क में थी। ISI की नैरेटिव बनाने वाली योजना की एसेट थी। डिजिटल डेटा में किसी ग्रुप चैट के नहीं, बल्कि केवल 1-on-1 बातचीत के सबूत हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति ने जानबूझकर ISI की योजना में साथ दिया ताकि उसे पाकिस्तान की तरफ से सुविधाएं मिलती रहे। जासूसी की आरोपी ज्योति के खातों में संदिग्ध मनी ट्रेल का भी पता चला है। भारतीय एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान की यात्रा के समय से ही नजर रख रही थी, जिसके बाद उसे ISI और पाक गृह मंत्रालय की मंजूरी से सुरक्षा और विशेष वीजा की सुविधा दी गई। हिसार पुलिस को ज्योति के खिलाफ जो डिजिटल सबूत मिले हैं, वो इतने मजबूत है कि उस पर कई धाराओं में केस बन सकता है। फिलहाल पुलिस डिजिटल सबूतों की गहराई से जाँच कर रही है और जासूसी की आरोपी ज्योति को मिलने वाले फंड के सोर्स का भी पता लगा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है और अब आतंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऑपरेशन वॉरफेयर शुरू किया गया है। इसके तहत SOG जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑपरेशन वॉरफेयर में जवानों को आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग खास तौर पर पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में छिपे आतंकियों को ढूंढकर उनका सफाया करने के लिए तैयार की गई है। जवानों को हाई ऑल्टीट्यूड में रहने, जंगलों में बिना किसी की सहायता के लंबे वक्त सर्वाइव करने, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाने और दुश्मन की मूवमेंट को ट्रैक करने जैसे युद्ध कौशल सिखाए जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा SOG जवानों को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो यहाँ पर तैनात हैं, उनको ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इसके लिए 30 से 40 के SOG जवानों का अलग अलग ग्रुप जो है वो तैयार किए गए हैं, जिन्हें भारतीय सेना के सीनियर जो अधिकारी जो इसमें पूरी तरह से ट्रेंड हैं, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के SOG को आधुनिक जंगल युद्ध तकनीकों से भी लैस किया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये जवान दुश्मन की नजर में आए बिना घने जंगलों में कई दिनों तक ऑपरेशन चलाने में सक्षम हो जाएंगे, ताकि आतंकियों को ढूंढकर उन्हें खत्म किया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उस वक्त मुंह छिपाना पड़ा जब प्लेन से निकलते वक्त उनकी पत्नी ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और ये कांड कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर हर कोई दंग है। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो प्लेन पर थे, तभी उनके मुंह पर तमाचा पड़ता है, जिसे देखकर उनका स्टाफ भी हक्का बक्का रह गया। एक बार फिर देखिए, फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रो के चेहरे को हाथ से धकेलती नजर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के मुंह पर जब ये थप्पड़ पड़ा तो वे विमान के गेट से बिल्कुल पास खड़े थे, इसलिए ये मंजर कैमरों में कैद हो गया और फिर इसे वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। घटना वियतनाम के हनोई में हवाई अड्डे पर हुई। एक वायरल वीडियो में ये भी दावा किया जा रहा है कि मैक्रो और उनकी बीवी में बाद में भी झड़प हुई। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, कैमरे इमैनुअल मैक्रोन की तरफ ऑन हो गए। ठीक उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसी हरकत की गई। दावा है कि ये हाथ ब्रिगिट मैक्रो के थे। फिलहाल ये वीडियो देखकर दुनिया हैरान है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी है और बता दिया है कि अगर बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर बुरी नजर रखेगा तो उसे भी याद रहना चाहिए कि उसके पास 2 कमजोर चिकन नेक हैं, जो कहीं ज्यादा असुरक्षित है और अगर इसे काट दिया गया तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के पास भी 2 ऐसे सकरे कॉरिडोर हैं जो ज्यादा नाजुक है। सोशल मीडिया एक्स पर एक मैप पोस्ट के जरिए हेमंता ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाई और लिखा, बांग्लादेश के अपने 2 चिकन नेक हैं, दोनों ही कहीं ज्यादा कमजोर है। पहला 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर
दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक। यहाँ कोई भी व्यवधान पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश से अलग कर सकता है। दूसरा है 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर, जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक है। भारत के चिकन नेक से भी छोटा ये कॉरिडोर बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क है। असम के सीएम हेमंता की ये वार्निंग उन लोगों के लिए है जो चिकन नेक पर भारत को आंख दिखाते हैं। और बांग्लादेशर दुटा चिकन नेक आछे, गतिके आमार एटा चिकन नेকক बांग्लादेशे हमला दिले, आमितो दुटा चिकन नेকক हमला दिम। आमार जितु चिकन नेक आछे मेघालय दि चिटागং पोर्टत, हेतु चिकन नेक आमार चिकन नेकतকৈ সৰু, ৰিগ এটা দলিয়ালে পাই যায়। ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশন সিন্দুৰতে পাইছে। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आया है। शेख हसीना के जाने के बाद से ही बांग्लादेश में अस्थिरता है। लोग अंतरिम सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ये फैसला हाल ही में हुई राजनीतिक दलों की बैठक में लिया, जिसकी जानकारी मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने दी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच में चुनाव कराए जाएंगे और 30 जून 2026 के बाद मोहम्मद यूनुस अपने पद पर नहीं रहेंगे। राजनीतिक दलों के साथ बैठक में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम युद्ध जैसे हालात में हैं। अवामी लीग प्रतिबंध के बाद देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमा यूनुस सरकार को अवैध बता चुके हैं। उधर जनता भी सड़कों पर उतर आई है और यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। 2027 में टिकट के लिए कांग्रेस ने पंचायत फॉर्मूला लागू किया है, यानी पंचायत चुनाव में जो जीत दिलाएगा वही 2027 में टिकट पाएगा। यानी यूपी कांग्रेस के टिकट के दावेदारों के लिए अब पंचायत चुनाव जीतना पहली शर्त बन गई है। यूपी कांग्रेस ने अपने नेताओं से साफ कर दिया है, अगर विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए तो पहले अपने क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए मेहनत करें। दरअसल यूपी में 2026 के मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में जीत दिलाने के लिए नेताओं के लिए शर्त रखी है। जो नेता अपने इलाके में पंचायत चुनाव में जीत दिलाएगा उसकी टिकट की दावेदारी बढ़ जाएगी। कांग्रेस चाहती है कि पंचायत चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करे ताकि विधानसभा चुनावों में उसे फायदा मिल सके। उत्तर प्रदेश की गलियों से मुख्तार अतीक जैसे माफिया का सफाया तो हो गया, लेकिन गली गली तैयार गुंडों की नई जमात पुलिस को चुनौती दे रही है। गाजियाबाद के कादिर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कादिर के किरदार को बयान करती ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सिपाही की मौत की है, जो कादिर के दुर्दांतता का सबूत है, और दूसरी तस्वीर आलीशान घर की, जिसे कादिर का साम्राज्य कहा जाता है। तीसरी तस्वीर में पूरे गांव में तैनात पुलिस फोर्स और पीएसी है, जो गली की गुंडों की दहशत को बयां कर रही है। और चौथी तस्वीर में खुद कादिर है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन कादिर की कहानी बस इतनी ही नहीं है। उसके अपराध का दायरा 5 जिलों में फैला था। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और मेरठ में भी मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद तो है ही। कादिर की क्राइम कुंडली में 16 मुकदमे तो सिर्फ मसूरी थाने में दर्ज हैं, जबकि कुल मुकदमों की संख्या 24 के करीब है, जिनमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। यही वजह है कि आज भी कादिर के खिलाफ गाँव में कोई भी बोलने को तैयार नहीं। कादिर क्या करता था? कादिर अपने डैडी के साथ खेत किसान ही है। वैसे तो हम गए थे शादी में से आकर फिर हम सो गए, हमें इतना कोई पता नहीं क्यों। पथराव हुआ, किसी ने नहीं कुछ देखा। जब सर हम सो रहे थे तो हमें गोली का हमने कुछ देखा ही ना। नहीं, रात हम सोए हुए थे। काफी बड़ा गाँव है ना, तो अंदर थे हम तो शायद इसलिए पता नहीं लगा। देखो हमें तो पहली बात तो हम जब गाँव में यहाँ रहते नहीं दिन में, तो हमें इतनी जानकारी है भी नहीं उसका। हम तो सो रहे, हमें सुबह पता लगा। गाजियाबाद में बिकरू कांड दोहराने के बाद अब लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है, और कि वो ये सवाल है कि क्या कादिर के घर पर योगी का बुलडोजर गरजेगा? क्या कांस्टेबल के कातिलों की हवेली मिट्टी में मिलेगी? और अगर हाँ तो फिर कब? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लोग तो उसी के घर पर खड़े होकर बुलडोजर एक्शन का ऐलान करने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल गिरना है बुलडोजर की कार्रवाई। देखो आज ही गिरवाएंगे, आज देखते जाओ। यानी बुलडोजर वॉर की तैयारी शुरू हो गई है। वो वक्त दूर नहीं जब कादिर की हवेली का हश्र भी विकास दुबे की कोठी जैसा होगा। जैसे विकास दुबे के घर की एक एक ईंट उखाड़ ली गई थी, जैसे विकास की विरासत का हर दरवाजा उखाड़ लिया गया था, कादिर के आलीशान आशियाने का हाल भी वही होना है, आज नहीं तो कल।
क्योंकि कादिर ने इस हवेली की नींव अपराध से कमाए काले पैसों पर रखी थी और काली कमाई को तहस नहस करना, अपराध की इमारत को जमींदोज करना योगी के बुलडोजर को बखूबी आता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रॉड और हथौड़े से निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार है। तीनों मृतक लालाजी भैया इंजीनियरिंग वर्क्स इलेक्ट्रिकल्स दुकान के अंदर सो रहे थे। तभी रात में अज्ञात हमलावरों ने सोते समय तीनों पर हमला कर दिया। हमलावर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। 4 मोबाइल फोन दिखे हैं और साथ में एक हथौड़ा जैसी चीज दिखी है और यहाँ पर जो डीवीआर है उसको चाबी से खोल के निकाला गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, जिससे पूरे परिवार से रंजिश रखी जा रही थी, उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। घटना जफराबाद के नेवादा गांव की है। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल जांच के लिए पुलिस की 8 टीमों का गठन किया गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोल्ड स्मगलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 4 तस्कर दुबई से अपने पेट में सोना छिपाकर भारत लाए थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दुबई से लौटे 6 लोगों को सोने की तस्करी के शक में मुरादाबाद में बदमाशों ने बंधक बना लिया। बदमाश पेट से सोना निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक शख्स पुलिस को सूचना देने में सफल रहा। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग सोना की तस्करी करते हैं। इसके बाद पुलिस ने इन सभी का अल्ट्रासाउंड कराया तो पेट में सोना होने की पुष्टि हुई। पेट में सोना छुपा करके दुबई से ये चारों आए थे और इसी की जानकारी जो अपहरणकर्ता थे उनको मिली थी और उसके बाद में इनको अपहरण किया गया था। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सूचना मिलते ही उनको जो अपहरण किए गए थे उनको सकुशल छुड़ाया। जानकारी के मुताबिक दुबई से आए अजरुद्दीन, शाहने आलम, जुल्फिकार और मुत्तालिक के पास तस्करी का सोना बरामद हुआ है, जिसे ये पेट में छिपाकर दुबई से लाए थे। इन चारों के पेट से अब तक 200 ग्राम से ज्यादा सोना निकाला गया है। फिलहाल चारों तस्कर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून की पहली बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। भारी बारिश के बाद माया नगरी मुंबई में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी दी है। बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हैं। बारिश का ट्रैफिक पर भी बुरा असर दिखा है। गाड़ियां सैलाब में फंसी नजर आई हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया। हर तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आया। देखिए कैसे बारिश के बाद पूरी सड़क दरिया बन चुकी है और सैलाब के बीच बसें, कार, सभी वाहन जूझते नजर आए। हर कोई सैलाब से निकलने के लिए जदोजहद करते नजर आए। जिन लोगों की गाड़ियां पानी में बंद हो गई, वो धक्का लगाकर निकलते नजर आए। इस बाइक सवार को देखिए, बाइक आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी है और बंद होने की वजह से धक्का मारकर दरिया पार करने की कोशिश की जा रही है। आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़क तालाब में तब्दील हो गई। कार भी आधे से ज्यादा डूबती नजर आ रही है। बारिश के बाद बाइक, पिकअप समेत सभी गाड़ियां पानी में समाधि ले चुकी है। हर तरफ सिर्फ सैलाबी तस्वीर देखने को मिली है। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लंबे जाम जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के बाद मुंबई की सड़कें ही नहीं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। रेस्टोरेंट हो, दुकानें हो, अस्पताल हो, मेट्रो स्टेशन, सब कुछ पानी में डूब गया। ये देखिए, ये मुंबई का वर्ली मेट्रो स्टेशन है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर एस्केलेटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से सैलाब बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। पानी भरने के बाद कई रूटों पर सेवाएं रद्द करनी पड़ी, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी भरने से कई मेट्रो लेट हुई, जिसके चलते लोगों को ऑफिस जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बारिश के बाद आए सैलाब की तस्वीरें हर जगह से सामने आई। मुंबई के KEM अस्पताल में भी बारिश का पानी भर गया। अस्पताल में बच्चों के ICU में बारिश का पानी भर गया, जिसके चलते अस्पताल में आए मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ये तस्वीरें देखिए। मुंबई में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़कों से लेकर लोगों की दुकानों तक पानी पानी नजर आया। यानी मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन की कलई खोल कर रख दी। बरसाती सीजन में मुंबई कितना तैयार है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। महाराष्ट्र के सतारा में एक बाहुबली का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक सड़क पर बारिश से मलबा आ जाने के बाद अपनी बाइक को कंधों पर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में भारी बारिश के बाद हालात कैसे हैं, ये अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। सड़क पर वाहन को लेकर चलना तो दूर, पैदल चलना भी जान जोखिम भरा है। ऐसे में एक युवक अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर सड़क पार करता नजर आया। सड़क पर इतने कीचड़ को देखकर लोग रुक गए, क्योंकि उन्हें फिसलने का डर था। लेकिन शायद इन जनाब को रुकना पसंद नहीं है। शख्स ने बाइक को कंधे पर उठाकर सड़क क्रॉस कर लिया और लोग देखते रह गए। युवक को अंदाजा था कि इतने कीचड़ में इसकी बाइक स्लिप हो सकती है, इसीलिए इसने अपनी अच्छी सेहत का फायदा उठाते हुए कंधे पर बाइक उठाकर सड़क पार कर ली। युवक का बाइक कंधों पर उठाकर सड़क पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसे बाहुबली कह रहे हैं। कोरोना वायरस एक बार फिर से पांव पसार रहा है। देश में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और दक्षिण के कई राज्यों में नए केसेस सामने आने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2 नए कोविड-19 वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 का पता चला है। अभी देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1009 तक पहुंच गए हैं। साथ ही साथ 7 मौतों की पुष्टि भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। दिल्ली, NCR और दक्षिण के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए मामले सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के 209 एक्टिव केस हैं, जिसमें मुंबई में ही 35 लोग संक्रमित हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 104 एक्टिव मामले हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध मस्जिद मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरनगर में एक अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मस्जिद को सील करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा था, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मस्जिद को पूरी तरह सील कर दिया। पुलिस ने मस्जिद के संरक्षक नियाजुद्दीन और प्लॉट मालिक यूनुस को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने निर्माणाधीन मस्जिद पर नोटिस भी चस्पा किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मस्जिद निर्माण का कार्य लगभग पूरा ही हो चुका है, बस स्ट्रक्चर पर रंगाई पुताई होना बाकी था। आपको बता दें कि यूपी में बिना प्रशासन की अनुमति के बिना धार्मिक स्थल का निर्माण करना अवैध है, इसीलिए पुलिस ने इस मस्जिद को सील किया है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। दोनों राज्यों में प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाती हुई दिखाई दी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले आप राजस्थान की राजधानी जयपुर में भजनलाल सरकार का बुलडोजर एक्शन देखिए। यहाँ JDA के जोन 1 में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने जबरदस्त कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई से पहले लोगों को सरकारी जमीन नोटिस भेजा था, लेकिन जब लोगों ने खाली नहीं किया तो JDA ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर बनी अवैध बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यहां जिला प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीनों पर बनी 7 दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। जिला प्रशासन के मुताबिक बसदई इलाके में कई दुकानें अवैध रूप से बनाई गई हैं, जिनमें से फिलहाल 7 दुकानों पर कार्रवाई हुई है और अभी करीब 32 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन होना बाकी है। हरियाणा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने यहां अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से टीन शेड गिराया। इसके अलावा अवैध प्लांटिंग कर बनाई गई दीवारों को भी मिट्टी में मिलाया गया। दरअसल फरीदाबाद के सीकरी में 5 एकड़ पर अवैध प्लांटिंग काटी गई थी, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया।
बुलडोजर एक्शन के बाद प्लांटिंग करने वाले डीलर्स के खिलाफ भी सख्त एक्शन की तैयारी है। इन सभी डीलर्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अवैध प्लांटिंग करने वाले बिल्डर्स के झांसे में न आएं, ताकि लोगों को नुकसान न हो। सड़क पर कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं जिन्हें ना तो खुद की जान की परवाह होती है और ना ही दूसरे की। उत्तराखंड के बागेश्वर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां लापरवाही ने एक जिंदगी को खतरे में डाल दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पिकअप तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ से एक पैदल युवती आ रही है। पिकअप ड्राइवर इतना लापरवाह था कि वो सामने देख ही नहीं रहा था, जबकि युवती को भी संभलने का मौका नहीं मिला। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह पिकअप युवती को टक्कर मारती है और रौंदते हुए आगे निकल जाती है। घटना के बाद घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि स्थानीय लोग ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वैसे भी इस हादसे से इतना साफ हो गया है कि लापरवाह लोगों की सड़क पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हर्ष फायरिंग ने अब तक देश भर में सैकड़ों जानें ली हैं। सरकारें और पुलिस लगातार हर्ष फायरिंग के खिलाफ अभियान चलाती रही है। बावजूद इसके लोग जश्न के मौके पर हर्ष फायरिंग से बाज नहीं आते। मध्य प्रदेश से हर्ष फायरिंग की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। जश्न के मौके पर जोश में आकर होश खोने वाले लोग अक्सर दूसरों के लिए ही मुसीबत बनते हैं। हर्ष फायरिंग की ये अलग अलग तस्वीरें MP के ग्वालियर जिले से सामने आई हैं। जरा इस बंदूकबाज को देखिए, शादी के मौके पर अपनी हनक दिखाने के लिए धाएं धाएं कर रहा है। जरा सोचिए, अगर गलती से कोई हादसा हो जाए तब कौन जिम्मेदार होगा। अगली तस्वीर तो और हैरान करने वाली है। यहाँ एक महिला बंदूकबाजी में हाथ आजमा रही है, यानी महिला सशक्तिकरण का इतना धमाकेदार उदाहरण नहीं देखा होगा। दरअसल बंदूक और असलहे आज के जमाने में स्वैग और स्टेटस सिंबल का प्रतीक बन गए हैं और हर्ष फायरिंग करना दमक जमाने का जरिया। लेकिन ऐसी ही फायरिंग के चलते कई बार लोगों की जान चली जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में उस समय भगदड़ मच गई जब सिविल लाइन इलाके में वट सावित्री व्रत की पूजा करने पहुंची महिलाओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। घटना उस वक्त घटी जब राम मनोहर लोहिया पार्क में महिलाएं वट सावित्री की पूजा कर रही थी। तभी अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने महिलाओं पर हमला बोल दिया, जिसके बाद भगदड़ मची और लोग इधर उधर भागने लगे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए, मधुमक्खियों से घिरी महिला खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। मधुमक्खियों के झुंड ने महिला को घेर रखा है और वो बचने के लिए छटपटा रही है। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और हर कोई जान बचाकर भागा। मधुमक्खियों के हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों का जिला अस्पताल और कुछ लोगों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है।